आज के इस क्लास में हम लोग पाइल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पाइल्स किसको कहते हैं? पाइल्स का दूसरा नाम क्या है? हिमरोइड। ठीक है, हिमरोइड्स और पाइल्स आर द वेरिकोसिटीज ऑफ द हिमरोइडल वेन्स। जो हिमरोइडल वेन्स हैं उसके अंदर जब डायलेटेशन पैदा हो जाता है, जब वो फैल जाया करती है मुख्तलिफ असबाब के नतीजे में, तो उस मर्जी कैफियत को क्या कहते हैं? पाइल्स या हिमरोइड। ठीक है, यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में पाइल्स के क्या कहते हैं? बवासीर। ये बवासीर जो है ये बासूर की जमा है, प्लुरल है, बहुवचन। बवासीर किसकी जमा है? बासूर की। और इसका शाब्दिक अर्थ या लफ्जी माने क्या क्या है? मस्सा के। मस्सा को क्या कहते हैं? बवासीर। चूंकि इस बीमारी में एनस के अंदर जो है, मिकत के अंदर मस्से बन जाया करते हैं, इसी वजह से इसका ये नाम रखा गया, इसको बवासीर कहते हैं। यूनानी जबान में ग्रीक वर्ड में जो है हिमरोइड के माने होते हैं खून बहना। और इस मर्ज की ये एक अहम अलामत है कि मिकत के रास्ते से, एनस के रास्ते से जब मरीज स्टूल पास करता है, स्टूल पास करने से पहले या बाद में खून के कतरात निकला करते हैं, खून बहा करते हैं, इसी वजह से इसको हिमरोइड भी कहते हैं। ठीक है, जो एनाल कैनाल है, एनस है, वहाँ की जो वेन्स हैं वो सुपेरियर रेक्टल वेन, इंफेरियर रेक्टल वेन और मिडिल रेक्टल वेन, इन वरीद के अंदर इम्तिलाई कैफियत पैदा हो जाने की वजह से इस तरह की मर्जी कैफियत पाई जाती है। जब उसके अंदर कंजेशन हो जाता है मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर, तो मरीज जो है बवासीर में मुब्तला हो जाता है। और बवासीर के नतीजे में मरीज जो है एनस के मकाम पर हैवीनेस, पेन और इचिंग वगैरह महसूस करता है। और जब वो कज़ाए हाजत के लिए जाता है, डेफिकेशन के लिए जाता है, तो डेफिकेशन से पहले या बाद में खून कतरा कतरा खारिज होने लगता है। अब मैं इसके टाइप्स की बात कर रहा हूँ कि बवासीर जो है कितने तरह के होते हैं। बवासीर की किस्में, टाइप्स ऑफ बवासीर। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से बवासीर की दो किस्में हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। दाखिली बवासीर और खारजी बवासीर। एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है? जो एनाल ओरिफिस है, एनाल ओरिफिस के अंदर ही मस्से होते हैं। जो डायलेटेड वेन्स होती हैं वो एनाल कैनाल के अंदर ही हुआ करती है। और डेफिकेशन के वक्त, लैट्रिन करते वक्त
जब आप ये दस्त लेते हैं तो उंगलियों, अगर कोई महसूस करना चाहे तो उंगलियों पर वो उसको महसूस किया जा सकता है। और आमतौर पर जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है उससे खून नहीं निकलता है, खून खारिज नहीं होता, उससे जिरयानुद्गम नहीं होता है। और एक्सटर्नल पाइल्स जो होती है ना, वो उस पर स्किन कवर होती है, यानी स्किन के नीचे वो जो वेन्स होती हैं वो खुली हुई होती है, फैली हुई होती है, उसके अंदर डायलिटेशन पाया जाता है। और इंटरनल पाइल्स उस पाइल्स को कहते हैं जिसमें वेन्स में जो उभार है या डायलिटेशन है वो एनाल कैनाल के अंदर ही पाया जाता है। और अंदरूनी तौर पर जो मस्से होते हैं वो उसकी मुख्तलिफ शक्ल सूरत होते हैं, बाज गोल भी होते हैं और बाज लंबे भी होते हैं। और इंटरनल पाइल पर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की कवर हुआ करती है, गशाय मुखाती का अस्तर होता है, और उसके उस अस्तर के नीचे डायलेटेड वेन्स पाई जाती है। और उसकी रंगत किस तरह से होती है? ब्राइट रेड या पर्पल कलर के हुआ करते हैं। बवासीर की और भी तकसीम अतिब्बा ने बयान की है। जो यूनानी अतिब्बा हैं, यूनानी फिजिशियंस हैं, उन्होंने इसको जरियान खून के एतबार से और शक्ल सूरत के एतबार से, शेप के एतबार से इसकी और भी किस्में बयान की हैं। जरियानुद्दम के एतबार से, ब्लीडिंग के एतबार से इसकी दो किस्में हैं, बवासीर उमिया और बवासीर दामिया। बवासीर उमिया वो बवासीर जिससे खून खारिज नहीं होता है, यानी बवासीर बादी, उसको क्या कहते हैं? बवासीर उमिया। और बवासीर दामिया दूसरी किस्म है, जो कि इसमें ब्लीडिंग हुआ करती है एनस से, इसलिए इसको बवासीर दामिया कहते हैं। वो बवासीर जिसमें दौरान तबर्रुज या डेफिकेशन खून भी खारिज हो उसे बवासीर दामिया कहते हैं। ये जिरयानुद्दम के एतबार से हिमरॉइड या पाइल्स की दो किस्में हैं। शक्ल सूरत के एतबार से, शेप के एतबार से इसकी अतिब्बा ने मुख्तलिफ अक़साम बयान किए हैं। अदसिया या बवासीर अदसिया या बवासीर हिमसिया। अदस कहते हैं मसूर के दाल को, और हिम्स चना को कहते हैं। इसमें जो मस्से होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और अमूमन जो है आमतौर पर मसूर या चने के दाना से मुशाबह होते, उससे मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसको बवासीर अदसिया या हिमसिया कहते हैं। ये बवासीर की जो है रद्दी किस्म में शुमार की जाती है, अच्छी किस्म इसको नहीं मानी जाती है। इसी तरह से एक और किस्म है बवासीर तूती। तूत जो एक फल है जिसको खाते हैं, शहतूत, इसमें मस्से जो होते हैं वो तूत के मानिंद, शहतूत के मानिंद लंबे और नरम नीम पुख्ता होते हैं और तूत के रंग से मिलते जुलते हैं, इसीलिए उसको बवासीर तूती कहते हैं। इसी तरह से बवासीर नखली, इसमें मस्से जो होते हैं वो खजूर की शाखों और जड़ों की मानिंद फैले हुए होते हैं, उसी से सिमिलर होने की वजह से, उससे मिलने जुलने की वजह से इसका ये नाम दिया गया है नखली। और ये टाइप भी जो है बवासीर की अच्छी नहीं मानी जाती, उसे भी रद्दी मानते हैं, ये किस्म भी रद्दी हुआ करती है। इसी तरह से बवासीर की एक और किस्म है जिसको बवासीर एनबी कहते हैं। इसमें जो मस्से होते हैं वो एनब अंगूर को कहते हैं, अरबी जबान में एनब अंगूर को कहते हैं, चूँकि जो मस्से होते हैं वो अंगूर के
दानों से मिलते जुलते, अंगूर के फल से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इसको बवासीर एनबी कहते हैं। बवासीर की एक और किस्म है जिसको नफाकी कहते हैं। क्योंकि इस बवासीर में दर्द नहीं होता है और जो डायलेटेड वेन्स होती हैं उसकी रंगत सफेद हुआ करती है, इसलिए उसको बवासीर नफाकी कहते हैं और इसमें गैस वगैरह ज्यादा बना करता है। बवासीर की दूसरी किस्म तीनी है। तीन इंजीर को कहते हैं। इसमें जो मस्से होते हैं वो इंजीर की तरह चिपटे होते हैं और मोटे होते हैं। क्योंकि इंजीर की शेप की है इसलिए इसको बवासीर तीनी कहते हैं। और अगली किस्म है बवासीर तमरी। तमर भी खजूर को कहते हैं। इसमें जो मस्से होते हैं वो खजूर के दाने के मानिंद लंबे और सख्त होते हैं। इस वजह से अगर इस शेप की बवासीर होती है तो उसको अतीबा ने बवासीर तमरी का नाम दिया है। तो ये शक्ल सूरत, जरियानुद्दम और दाखिली और खारजी के एतबार से बवासीर की मुख्तलिफ अक़साम है। एक्सटर्नल और इंटरनल के साथ साथ कभी कभी जो है बवासीर अंदर भी हुआ करती है और बाहर भी हुआ करती है, यानी एनाल कैनाल जो है उसके अंदर भी रहती है और बाहर भी निकल आया करती है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स। जब बवासीर एनाल कैनाल के अंदर भी मौजूद हो और बाहर भी मौजूद हो तो उसको इंटरनो एक्सटर्नल बवासीर कहते हैं। अब हम लोग बवासीर के असबाब को जानते हैं कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से एनाल कैनाल की जो वरीद है उसके अंदर इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। तो इस मर्ज के मुख्तलिफ असबाब हैं, जिनमें बुनियादी सबब क्या है? किसी भी सबब से वरीद के अंदर प्रेशर बढ़ जाए और उसके नतीजे में वो फैल जाए। तो प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे असबाब हुआ करते हैं, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन। जो पोर्टल वेन है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। या मरीज जब अरसा दराज तक कब्ज की शिकायत में मुब्तला होता है और जब बैतुल खला जाता है, लेटरिन जाता है, तो वो इखराज बराज के लिए जोर लगा करके उसको खारिज किया करता है। यानी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग एट स्टूल। लंबे समय से कब्ज की शिकायत में मुब्तला हो और जब लेटरिन के लिए जाए तो जोर लगाकर लेटरिन क्या करे। इसके नतीजे में जो वेन्स हैं एनाल कैनाल के अंदर उस पर दबाव पड़ता है और वो रफ्ता रफ्ता फैल जाया करती है। इसी तरह से कार्डिक फेल्योर भी इस मर्ज का एक सबब है और बाज लोगों में मौरूसी तौर पर भी पाया जाता है। हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन, इनके खानदान में आबा अजदाद इस तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं, वो भी इस तरह के मर्ज में मुब्तला हो जाया करते हैं। और रेक्टल ट्यूमर के नतीजे में भी, सरतान माए मुस्तकीम के नतीजे में भी ये मर्जी कैफियत लायक हो जाती है। और जब दौरान हमल जो वेन्स हैं उस पर जब प्रेशर पड़ता है और उसके खून के बहाव ठीक से नहीं हो पाता है तो उसके नतीजे में भी जो हामला खवातीन हुआ करती हैं बाज इस मर्ज में मुब्तला हो जाया करती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? वेनस स्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। यूनानी अतीबा ने भी बवासीर के मुख्तलिफ असबाब का जिक्र किया है।
यूनानी अतिबा के मुताबिक भी इस मर्ज का असल सबब जो है मुज़मिन कब्ज है। मरीज लंबे समय तक कब्ज में मुब्तला रहता है तो इस तरह के मर्ज में वो मुब्तला हो जाता है। इसके साथ साथ अगर मरीज का मिजाज मेलैंकोलिक टेम्परामेंट है, सौदावी मिजाज है, तो इस तरह के लोगों में ये मर्ज ज़्यादा हुआ करता है। या फिर ऐसे अफराद जो आराम तलब ज़िंदगी ज़्यादा गुजारते हैं, तायुश की ज़िंदगी गुजारते हैं, सेडेंट्री लाइफ जिनके मुकद्दर में है, वो लोग इस तरह के अमराज में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। या फिर वो ऐसे अफराद जो शकील और नफ़ाख अग़ज़िया का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग नॉन वेज वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी इस मर्ज में अक्सर व बेशतर मुब्तला पाए गए हैं। और गलबा अखलात या गलबा सौदा के नतीजे में भी ये मर्ज हुआ करता है। या जब खिलते सफरा के अंदर इहतराक पैदा हो जाए, वो जल जाए किसी भी सबब से, तो सफरा मुहतरक भी जो है इसका सबब है। सौदावी ग़िज़ाएँ ख़ासतौर से बैगन वगैरह या जो पत्ते की गोभी आती है, पत्ते वाली गोभी जो होती है जिसे करमकल्ला कहते हैं, उन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से भी इस मर्ज में इजाफा हुआ करता है, वो भी एक इसका सबब तस्लीम किया जाता है। या फिर ऐसे प्रोफेशंस जिसमें हरकत कम हुआ करती है, जो भी उस प्रोफेशन से जुड़े होते हैं वो ज़्यादा देर तक बैठ के ही काम करते हैं, ऐसे अफराद भी इन अमराज में ज़्यादा मुब्तला पाए जाते हैं। और बाज़ असबाब जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाए तो अतिबा ने गुद्दा मज़ी के अज़्म को भी इसका सबब करार दिया। या मसाना के अंदर पथरी है और वो पथरी बड़ी है और उसका प्रेशर रेक्टल वेन्स के ऊपर पड़ रहा है, तो इस मर्ज के होने का इम्कान बाकी रहता है, हुआ करता है। अतिबा के बकौल इन अमराज की मौजूदगी में भी मरीज जो है बवासीर में मुब्तला हो जाता है। तो ये वो मुख्तलिफ असबाब हैं जो मर्ज बवासीर का सबब बना करते हैं। अब मैं इसके माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बात कर रहा हूँ। जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो किस तरह दिखाई देती है वो वेन्स जो इस मर्ज में मुब्तला होती है, उसकी दीवार जो होती है वो बारीक हो जाती है, थिन वॉल्ड, और फैल जाया करती, डायलेटेड होती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, टोर्टस। थिन वॉल्ड एंड डायलेटेड टोर्टस वेन्स आर सीन अंडर द रेक्टल म्यूकोसा। जो माए मुस्तकीम है, रेक्टम है, उसकी गिशाए मुखाती के अंदर जो वरीदे पाई जाती है, जो खून की नालियां हैं, वो बहुत बारीक हो जाती है और फैली भी होती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यानी इम्तिला के नतीजे में उसके अंदर कुशादगी पैदा हो जाती है और उसकी दीवारें बहुत बारीक हो जाती है। जब माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करते हैं तो इस तरह का मंजर वहाँ पे दिखाई देता है। इस मर्ज के नतीजे में, बवासीर के नतीजे में किस तरह की अलामात वगैरह मिलेंगी, क्लिनिकल फीचर्स? आमतौर पर जो बवासीर के मरीज होते हैं वो कब्ज में मुब्तला रहा करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और जो एनाल वेन्स हैं, एनाल वेन्स उभरी हुई होती है, डायलेटेड होती है, जिसकी वजह से एनस के मकाम पर हैवीनेस होगा और उसमें जलन वगैरह भी होती है, वहाँ पर खारिश वगैरह भी हुआ करती है, इचिंग भी होती है। और जब मरीज लेटरिन के लिए जाता है तो लेटरिन के खारिज होने से पहले या लेटरिन खारिज हो जाने के बाद एनस से ब्लीडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप हुआ करता है, कतरा कतरा खून निकलता है और कभी कभी बहुत शदीद ब्लीडिंग भी होती है, जिरियानुद्दम भी
हुआ करता है, और जो मस्से हैं उसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी पैदा हो जाती है, इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है। जब उसमें इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है तो इजाबत के दौरान उस मकाम पर दर्द भी होता है, पेनफुल एनाल रीजन। चूँकि ब्लीडिंग जब हुआ करती है तो बाज़ मरीज़ों में कभी-कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, या बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो थोड़ा ही थोड़ा अगर ब्लीडिंग लंबे समय तक हो रही है तो मरीज़ एनीमिया में मुब्तला हो जाएगा, फ़क्रुद्दम का शिकार हो जाएगा। तो फ़क्रुद्दम अगर मौजूद है तो फ़क्रुद्दम के नतीजे में भी कुछ अलामतें मिला करती हैं। फ़क्रुद्दम के नतीजे में किस तरह की अलामतें मिलती हैं? मरीज़ जो है पाल्पिटेशन की शिकायत करेगा, खफ़कान, इख्तिलाज क़ल्ब की शिकायत करता है। वो बोलता है कि मेरे दिल की धड़कन जो है बहुत तेज़ रहा करती है, चलता-फिरता हूँ तो दिल धड़कने लगता है, बहुत ज़्यादा उसकी धड़कन का एहसास होने लगता है। चलने-फिरने पर मरीज़ की सांस भी फूलने लगती है, डिस्निया। और जब मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मरीज़ जो है बसा औकात सिंकोप यानी गशी में भी मुब्तला हो जाता है। चूँकि ये मर्ज़ मुज़मिन होता है आमतौर पर, और अंदरूनी बवासीर के जो मस्से होते हैं, इंटरनल पाइल्स के जो मस्से होते हैं, वो इब्तदाई दर्जात में एनस से बाहर नहीं आते हैं। बाद में इनमें जब प्रोलेप्स होता है और ये एनस से बाहर आ जाते हैं, तो इस लिहाज से इसके 4 दर्जात बयान किए जाते हैं, बवासीर के ग्रेड्स। स्टेज 1 में इस दर्जा में जो बवासीर होती है, बवासीर के मस्से एनस से या मिकद से बाहर नहीं आते हैं। और स्टेज 2 में जब मरीज लेट्रिन के लिए जाता है, डेफिकेशन के लिए जाता है, ये मस्से बाहर आ जाते हैं और फिर लेट्रिन के बाद खुद ब खुद अंदर एनाल कैनाल के अंदर चले जाते हैं। स्टेज 3 में जो बवासीरी मस्से होते हैं वो इजाबत के दौरान बाहर आ जाते हैं और खुद ब खुद अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि जो मरीज होता है वो उसको अपनी उंगली से अंदर दाखिल करता है। और स्टेज 4 में जो बवासीरी मस्से होते हैं वो एनस से बाहर आ जाते हैं और अंदर नहीं जाते हैं। उसको उंगली से भी अंदर करने की मरीज कोशिश करता है तो मस्से अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि मुस्तकिल बाहर निकले हुए होते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रोलैप्स, जिसकी वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ करती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ दर्जात हो गए बवासीर के। इस मर्ज़ के कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें किस तरह के अवारिज़ात हुआ करते हैं। जिरियानुद्दम, हेमरेज। जब मरीज लेट्रिन के लिए जाता है तो मिकद के रास्ते से खून खारिज हुआ करता है, और खून खारिज होने के नतीजे में मरीज एनीमिया में मुब्तला हो जाएगा। तो फखरुद्दम या एनीमिया इसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह से बवासीर के नतीजे में जो वेन डायलेट कर गई है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस भी हो जाया करती है। बैरूनी बवासीर जो होती है, एक्सटर्नल बवासीर है, कभी कभी थ्रोम्बोसिस पैदा हो जाती है और उसकी वजह से एनस पर शदीद किस्म की इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो जाता है तो इन्फ्लामेशन के नतीजे में शदीद दर्द होता है। लेकिन जो इंटरनल पाइल्स है, इंटरनल पाइल्स में थ्रोम्बोसिस बहुत कम हुआ करते हैं, उस लेस चांसेस। एक और कॉम्प्लिकेशन इसका है स्ट्रेंगुलेशन। बवासीर के दूसरे दर्जे में, स्टेज 2 में स्ट्रेंगुलेशन के इम्कानात ज़्यादा हुआ करते हैं। जो एनाल स्फिंक्टर है उसमें जब बवासीरी मस्से फंस जाते हैं तो फंसने की वजह से उसके अंदर स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है। जब स्ट्रेंगुलेशन होता है तो मरीज को
एनाल रीजन में शदीद दर्द होता है। स्टिमुलेशन के नतीजे में उसमें थ्रोम्बोसिस भी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है गैंग्रीन। गैंग्रीन उस वक्त पैदा होता है जब बवासीरी मस्सों में खून का दौरान रुक जाता है। स्टेसिस ऑफ ब्लड जब ज्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में गैंग्रीन भी हो जाता है, और गैंग्रीन के नतीजे में पोर्टल पायमिया भी पैदा हो सकता है। जो पोर्टल वेन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ अवारजात हैं जो इस मर्ज के नतीजे में पैदा हुआ करती। किसी कुछ पूछना है तो पूछो। मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद शमशाद आलम, अनवर आलम, जो कुछ पढ़ाया समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मोहम्मद अकमल, मारिया सलीम, सॉरी मारिया इसमें नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट है जब मर्ज बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है तो जो एहतियाती तदाबीर है, कब्ज को नहीं होने देना है, कब्ज को रफा करना है, ठीक है। और जो लाइफ स्टाइल अगर किसी का सेडेंट्री है तो वो उसको चेंज करे, एक्सरसाइज वगैरह करे, चलना फिरना करे, अपने हैबिट को चेंज करे। देख, नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं होता है। ऐसा ऐसा नहीं, कभी कभार हो जाए तो उससे बवासीर नहीं होती है। जब अक्सर व बेशतर कब्ज रहता है तब बवासीर होती है, ठीक है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो कब्ज नहीं होगा। मैदा और अमा ताकतवर है, मुकव्वी है, तो इस तरह की शिकायत नहीं होती है। मरीज खान पान में हिसाब से खाता है, साग सब्जी का भी इस्तेमाल करता है, सलाद का भी इस्तेमाल करता है, तो इस तरह के अमराज नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल हो, बिल्कुल बहुत बहुत ही फायदेमंद है दवाइयाँ ये सब, ठीक है। ये मैंने अभी जो स्टेज बताया, स्टेज पे डिपेंड करेगा। अगर मर्ज आखिरी स्टेज में होगा तो उसमें फिर सर्जरी वगैरह की नौबत आ जाती है। सर्जरी से भी बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं होता, लेकिन जो यूनानी अद्विया हैं उन अद्विया से इस मर्ज में बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होता है। जो मुलय्यनात हैं उनका इस्तेमाल करे और आदमी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करे, एक्टिव लाइफ गुजारे, खाने पीने में एहतियात के साथ खाए, सलाद वगैरह का इस्तेमाल करे, पानी वाफिर मकदार में पिए। कब्ज वगैरह कब होती है? जब आदमी पानी कम पीता है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल होती है, बैठा रहता है, काहिल की जिंदगी गुजारता है, एक्सरसाइज नहीं करता है। और किसी कुछ पूछना है? और किसी कुछ पूछना है तो बोलो। सानिया जोहरा,
शहनाज, मोहम्मद शहाबुद्दीन, समझ में आ गया? अबू बकर, फरहत यजदानी। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो जो है जब लेटरिन के लिए जाए तो वो लेटरिन करते वक्त जोर भी नहीं लगाए और एक मुतय्यन वक्त पर लेटरिन के लिए जाए ताकि उसको जाते ही उसकी हाजत पूरी हो जाए। बाज लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कभी लगा तो रोक लिया, रोके हुए हैं किसी और मसरूफ से।